बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद। मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ और सीनियर हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल मतीन साहब। ये चेयरमैन ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन हैं मुसर्रद आलम भट्ट साहब, ये उनके यहाँ स्पोक्स पर्सन हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और टेलीफोन कॉल पर मेरे साथ मौजूद होंगी साबिक वज़ीर हैं बहबूद आबादी और तरक्की नस्वा मोहतरमा फरजाना याकूब खान साहिबा। हम आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हम कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, कश्मीर में जो कुछ मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहे हैं और फिर ख़ास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के साथ और अमूमी तौर पर पूरे हिंदुस्तान में अक़लीतों और मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम करती है भारतीय हुकूमत और उनकी अफवाज, इस हवाले से एक बहुत अहम बयान जो अभी हम सुर्खियों में है, चेयरमैन ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जनाब मुसर्रद आलम भट्ट साहब का तिहाड़ जेल में जो एक नाहक तहरीक आज़ादी के हवाले से नाहक कैद काट रहे हैं नाजायज़ गैर कानूनी मुकदमात में। जैसा कि वहाँ की रिवायत है भारतीय हुक्मरानों की कि कारकुनों को और रहनुमाओं को वो या तो नज़रबंद करते हैं या फिर दहाइयों तक जेलों में रखते हैं। उनका बयान है कि मोदी ने जो अभी चंद रोज़ पहले कश्मीर का दौरा किया, मकबूजा जम्मू कश्मीर का, उसमें उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस और ऐलानात तरक्याती कामों के बारे में बताया है। लेकिन मुसर्रद आलम भट्ट साहब ने कहा है कि कश्मीरी जो हैं कुछ नहीं चाहते, उनसे कोई पैकेज नहीं चाहते, वो जो उनका हक़ है इस्तिस्वाब राय का वो ये चाहते हैं। ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है। मैं चाहूँगा कि शेख अब्दुल मतीन साहब इस हवाले से गुफ्तगू करें और इसको तफसील से जो है हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले तो मैं शहरियार साहब आपका शुक्रिया हूँ कि आपने मुझे दावत दी है और कश्मीर डिबेट का जो ये प्रोग्राम है उस हवाले से मुझे मौका मिला है कश्मीर के हवाले से बात करने का। तो आपने जो शुरुआत ही पहले की है वो आपने जो हमारे चेयरमैन हैं कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुसर्रद आलम भट्ट साहब, तो उस हवाले से जो उनका हाल ही में एक बयान आया है, क्योंकि आपके इल्म में भी है कि हाल ही में भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, उनका मकबूजा कश्मीर का दौरा था और उस हवाले से उन्होंने कहा है कि कश्मीरी कोई पैकेज नहीं चाहते हैं। असल में कश्मीरी जो चाहते हैं वो हक़ खुद इरादत चाहते हैं। यानी जिस तरह हमारे जो यानी ऑक्टोजेनल लीडर गुजरे हैं, यानी मरहूम सैयद अली शाह गिलानी साहब, उन्होंने भी ये फरमाया है कि अगर भारत मकबूजा कश्मीर के सड़कों पर तारकोर के बजाय सोना भी बिछा देंगे फिर भी हम अपने हक़ खुद इरादत से दस्तबरदार नहीं होंगे। क्योंकि जो मुसर्रद आलम भट्ट साहब का ये बयान है ये हक़ाइक़ पे मबनी है, क्योंकि कश्मीर का जो मसला है ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो भारत और कश्मीरियों के दरमियान है, बल्कि मसला कश्मीर जो है एक बैनुल अक़वामी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस हवाले से सलामती कौंसिल की 18 करारदादें पास हुई है। न सिर्फ इतना बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो वहाँ पे वायलेशंस हो रही है जो भारत कर रहा है, उस हवाले से 2 रिपोर्ट्स आई है, यानी जून 2018 में भी आई है और जुलाई 2019 में भी आई है, जिसमें कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में हाईएस्ट लेवल पे यानी इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही है। ये जो मोदी जी का दावा है, ये जो मोदी जी के ऐलानात हैं, इससे जो है लोग जो है ना, ये नहीं है कि वो अपने यानी हक़ खुद इरादत से यानी ये दस्तबरदार हो गए। और हक़ाइक़ भी यही है। अगर हम आज तक भी देखते हैं कि 76 ईयर्स से भी ज़्यादा हुआ है मसले कश्मीर को, यानी जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान वजूद में आया, उससे पहले भी कश्मीर की एक हैसियत थी। ये मसला आज तक हल अगर नहीं हुआ है, इसकी जो सबसे बड़ी रुकावट है शहरियार साहब, वो खुद भारत है। यानी आप ये देख लीजिए सितम ज़रीफ़ी क्या है, खुद ही भारत अक़वाम मुत्तहिदा में दौड़ के चला गया है और उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादत का मौका दिया जाएगा। और यही करारदादें जो वहाँ पे पास हुई है, इसका जो इनराफ कर रहा है, ये जो वायलेशन कर रहा है, वो खुद भारत कर रहा है। तो इसलिए हम भारत से भी और उनके वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी और जो बाकी लोग हैं ये बताना चाहते हैं, कश्मीरी आपके कोई भी मोटिवेशन से, परसुएशन से और यानी थर्ट से जो आप वहाँ पे कर रहे हैं, लाखों इंसानों का आपने कत्ल किया है, तो वो दस्तबरदार नहीं होगी तब तक जब को इनको अपना हक़
हक खुद इरादत नहीं मिलता। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने फरजाना साहिबा। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, मुसर्रत आलम भट्ट साहब का बयान जो है इस वक्त वो हाईलाइट हो रहा है बैनुल अक़वामी मीडिया पे, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सियासी कैदी हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं, इनके साथ जो जेलों के अंदर भी जो सलूक है वो भी बहुत गैर इंसानी सलूक किया जाता है। हालांकि जेलों में जो कैदी हैं उनके भी इंसानी और बुनियादी हकूक़ हैं, उन्हें वो भी मिलने चाहिए। आप एक तो उन्होंने ये भी कहा कि बैनुल अक़वामी इदारे जो हैं इंसानी हकूक़ के, वो विज़िट कर रहे हैं भारतीय जेलों का इस हवाले से, और आपके पास जो भी इस हवाले से जो फीडबैक है, जो आप कहना चाहती हैं इस बयान के हवाले से, वो प्लीज़ बताइएगा। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम किया। और जहाँ तक बात है जो सियासी कैदी हैं तिहाड़ जेल में और बाकी भी और जेलों में, तो एक तो इस दफ़ा जिस किस्म की हीट वेव आई हुई है और उसमें जिस तरह से लोग मर रहे हैं, तो बहुत ही बुरा हाल है। दिल्ली में जो जेल है उसके अंदर जो लोग कैद हैं, और हमारे जो कश्मीरी कायदीन हैं जो कि पाबंद सलासत हैं, उनके साथ तो वैसे भी हिंदुस्तान की हुकूमत ज़्यादा ही सख्ती का रवैया रखती है, जुल्म का रवैया रखती है। तो अगर वो बीमार भी होते हैं तो उनको चेकअप या मेडिकल फैसिलिटेशन नहीं दी जाती। हमारे कायदीन जो है वहाँ पर तड़प तड़प के मतलब यानी कि तकलीफ उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है और कुछ फौत भी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक सिलसिला है, लेकिन इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो रवैया है वो हमेशा से ऐसा ही रहा है कश्मीरियों के साथ। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और कश्मीरी अवाम एक तरफ। हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उसका कैसा रवैया है, और फिर ये जो इलाका है जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, जो कि एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन है। चाहे हिंदुस्तान अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बदल ले, लेकिन उससे जो कश्मीर का कज़िया है उसकी हकीकत तब्दील नहीं होती। तो ये जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वहां पर बजाते खुद और वहां के जो शहरी हैं उनके साथ एक अलग ही सिलसिला है जुल्म और बर्बरियत का। और यहाँ पर ये कहना जो है बिल्कुल ही जायज होगा कि हिंदुस्तान हर वो इकदाम उठाता है कश्मीरियों के साथ, कश्मीर में और कश्मीर से बाहर, जो बिल्कुल जिस तरह से इसराइल फलस्तीनियों के साथ फलस्तीन में और फलस्तीन से बाहर करता है, इसमें बहुत ज्यादा मुमासलत है। आप देख लीजिए कि दुनिया में कितना शोर पड़ा हुआ है कि इसराइल जो है फलस्तीन और फलस्तीनियों के साथ कितना जुल्म कर रहा है, लेकिन क्या आप देखते हैं कि कोई फर्क पड़ा? क्या आप देखते हैं कि इसराइल रुका है, या क्या ये मुमकिन हुआ है कि इसराइल को रोका गया हो? नहीं। जो 5 ताकतवर ताकतें हैं जिनके पास वीटो का हक है, उसमें बिल अमूम अमेरिका जो है वो वीटो कर देता है जब भी कोई रेजोल्यूशन इसराइल के खिलाफ आती है या फिर इसराइल के खिलाफ ना हो फलस्तीनियों के हक में। तो आप फिर देखिए कि आजकल तो हिंदुस्तान इन्हीं ममालिक का मंजूर नजर है। ब्लू आइड जो है बेबी है उनका, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन यहाँ पर इस हिंदुस्तान में आ रहे हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है कि यहाँ के ह्यूमन राइट्स के इशू हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की, हर इंटरनेशनल बेहतरीन बड़ी NGO ने कहा है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट अब्यूजेस सिवियर हैं। कोई बात नहीं करता, सबने अपना बिजनेस करना है, सबने अपने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करने। अफसोसनाक बात ये है कि कुछ मुस्लिम ममालिक भी अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, खसूसन कश्मीर में। तो ये बड़ा जुल्म है। और ये जो मुसर्रत आलम भट्ट साहब ने कहा है कि जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आना चाहिए, तो ये भी रविश और रवैया रहा है हिंदुस्तान का कि जो कोई भी इंटरनेशनल NGO हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ किसी किस्म की बात करती है, और खिलाफ नहीं, चाहे वो हकीकत जब भी बयान करती है, तो वो उसको वहां से निकाल देते हैं। UN मोगेब जो है आप कश्मीर में नहीं जा पाते। जो बाकी जो NGOs हैं जिन्होंने कुछ कभी बात करने की कोशिश है, उनको उनके दफातर जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक, आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी काम करने से रोका गया, और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें थी, साहब जैसे फरजाना साहिबा ने कहा कि अभी बैनुल अक़वामी ताकतें जो इस कज़िये को हल कर सकती हैं, और उनकी जिम्मेदारी बनती है, अक़वाम मुत्तहिदा भी इसमें शामिल है, इतना बड़ा इदारा है कि बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करे। लेकिन हम देखते हैं कि भारत
کیونکہ ایک بہت بڑی منڈی ہے، اس میں تجارت کا حجم بہت زیادہ ہے. تو ایک تو ستم ظریفی یہ ہے کہ بڑی طاقتیں اس کے ساتھ بزنس کر رہی ہیں، اور مسلمان جو اگر فلسطین کے ہوں یا کہ کشمیر کے، جہاں بھی ظلم و ستم ہوتا ہے وہاں اس سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے مسلمان ممالک بھی کیا وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو ان کا ایک کردار بنتا ہے مسلم امہ کے طور پر. ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں سعودی عرب اور UAE اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم پہلے OIC کی بات کریں گے، مسلم ممالک کی بات کریں گے، تو کہاں پہ ہیں مسلم ممالک؟ آپ دیکھ لیجیے مقبوضہ کشمیر کی جو زمینی صورتحال ہے، اور جو ابھی فرزانہ صاحبہ نے بھی کہا ہے غزہ کی جو ایک صورتحال ہے. آپ مجھے یہ بتائیں شہریار صاحب، جو ہمارے چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس میں کچھ آرٹیکلز لکھے ہیں نا، جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے جو وہ آرٹیکلز ہے وہ تمام جگہوں کے لیے یکساں ہیں، تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے، فلسطین کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ بالکل اس کا بالکل آپ سمجھے الٹ ہو رہا ہے. بالکل. یعنی اگر آپ کہیں گے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف جو باقی بھی جو فریڈمز ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے وہ سب جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی آپ دیکھ لیں، فلسطین میں آپ بھی دیکھ لیں، وہ سب جو ہے اس کا نگیٹو ہے. جہاں تک یعنی اقوام عالم کا تعلق ہے، اور خاص کر جو یہ یونائٹڈ نیشن ہے، انفارچونیٹلی یہ اصل میں اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹس دیکھتے ہیں اور جیو اکنامیکل انٹرسٹس دیکھتے ہیں. یعنی پھر جو یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پیریٹی پہ چلتے ہیں، مساوات کے ساتھ چلتے ہیں، انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں گے اس کی بالکل وائلیشن ہوتی ہے، جو ان کے دعویٰ ہے غلط نہیں ہوگا. آپ اس وقت دیکھیے جو غزہ کی بھی صورتحال ہے، جو یہ چیمپئنز بنے ہیں یعنی یہ ہیومنزم کے، تو اس کا بل کا الٹ کرے. اس حوالے سے جو ہم وہاں کے غزہ کی یا جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، وقتاً فوقتاً لوگ نکلتے ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں، گرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی ہم سلوٹ اور ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن حقائق جو ہے وہ یہ ہے کہ اقوام عالم نے بھی ہمیں یعنی مایوس کیا، خاص کر اقوام متحدہ نے بھی، اور جو اسلامی ممالک ہے انہوں نے بھی ہمیں مایوس کیا. لیکن ایک بات لاسٹ میں بتاتا ہوں، ہمارے پاس لیگ آف نیشن بھی تھی، وہ کہاں ہے جب اس پہ فیل ہو گئی. اسی طرح اگر یہ چلیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ فیل ہو جائے گی. جی بالکل. جیسے ممالک کے درمیان اختلافات ہیں، شیخ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب تک ممالک کے اختلافات، ان کے ڈسپیوٹ حل نہیں ہوتے، اقوام متحدہ کا وہ جو اس کا جو منصب ہے، جس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اسے پورا نہیں کر پاتی، تو اس کا بھی حال لیگ آف نیشن جیسا ہوگا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ ناکام ہو چکی ہے. ناظرین، کشمیر ڈیبیٹ جاری رہے گا. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کشمیر ڈیبیٹ میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. فرزانہ صاحبہ، ہم جو کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا 1989 سے لے کر اب تک کشمیر کی تحریک آزادی میں جو شدت آئی تھی، ویسے تو 76 سال سے اپنا حق مانگ رہے ہیں کشمیری مسلمان، لیکن 89 کے بعد جو شدت آئی اس تحریک میں آزادی کی، اس میں اس کے بعد بھارتی حکمرانوں کے اور افواج کے ظلم و ستم بہت بڑھ گئے. لاکھوں لوگ زخمی ہوئے، ہزاروں کو جیلوں میں ناجائز اور غیر قانونی اور جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر کے انہیں جیلوں میں رکھا گیا. لیکن سب سے بڑی جو ایک تکلیف دہ اور ستم ظریفی کی جو ایک صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ 22,000 سے زیادہ خواتین بیوہ ہو چکی ہیں. کشمیر کی مسلمان خواتین 22,000 سے زیادہ بیوی کی زندگی گزار رہی ہیں. گزشتہ روز آپ جانتی ہیں کہ بین الاقوامی دن تھا بیواؤں کا. ان کی عزت نفس اور ان کے وقار کو جو ہے مینٹین رکھنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا عوام اور حکمرانوں کی اور بین الاقوامی برادری کی کیا ذمہ داری ہے، اور وہ جو کشمیر کی 22,000 سے زیادہ خواتین جو بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پوری دنیا میں ایک ہی علاقہ ہے جہاں پر ایک تو ہوتا ہے ویڈو، وہ تو ساری دنیا میں آپ کو ملیں گے، لیکن ہاف ویڈوز آپ کو صرف کشمیر میں ملتی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا واقعی ان کے شوہر فوت ہو چکے ہیں کہ نہیں،
और इसी कश्मकश में सारी जिंदगी गुजर जाती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और बात फिर वहीं पर आती है कि हिंदुस्तान, उसके जो मुख्तलिफ हथकंडे हैं, उसमें जो है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और डिसअपियरेंसेस करवाना, यानी कि कोई केस जो है वो रजिस्टर नहीं होता लेकिन बंदा गायब हो जाता है, वो जेर हिरासत है, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कोई उसका पता नहीं चलता, किस जेल में है, किस थाने में है, क्या हाल अहवाल है, कुछ भी नहीं पता होता। और कोई भी एनजीओ या यूनाइटेड नेशंस कोई नहीं आपको बता सकता, कोई मदद नहीं है। जब कोई कश्मीरी हिंदुस्तान की हुकूमत के शिकंजे में आ जाता है तो फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक इंतहाई तकलीफ देह हकीकत है। और उसके पीछे जो उसकी फैमिली रह जाती, चाहे वो माँ है, बहन है, सब इंतजार करते रह जाते हैं। तो ये जो आलमी दिन है, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें बात होती है, इसमें इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि जो बेवा है ख्वातीन है उनका ख्याल रखा जाए। ये शायद बाकी ममालिक पर तो असर करता हो, लेकिन ये हमें पता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत पर तो ये असर नहीं करता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या कोई मरे, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। और ये मतलब यानी कि 1947 और उससे पहले के मामलात कश्मीर में कशीदा ही रहे हैं। इस कदर बाहिम्मत कौम है कि हमारे कश्मीरियों को उस तरह का एयर टाइम नहीं मिलता, यकीन जानिए जिस तरह से फलस्तीन को मिलता है, उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिलती, उस तरह से जो है सेलिब्रिटीज कश्मीर के बारे में बात नहीं करते। लेकिन सलाम है इन्हीं माओ बहनों कि जो ऐसे बच्चे पैदा करती हैं जो कि इतने बहादुर होते हैं कि हिंदुस्तान जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ बगैर हथियार के निहत्ते जो है ये नौजवान मर्द और औरतें ये निकलते हैं, ये प्रोटेस्ट करते हैं, ये बात करते हैं, ये जेलों में जाते हैं। मसला कश्मीर जो है इसलिए नहीं जिंदा कि मैं और आप बात कर रहे हैं, ये इसलिए जिंदा है कि वो लोग हर कुछ अरसे बाद इस कदर जोर और इस कदर ताकत से निकलते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है। दुनिया को दोबारा से याद करना पड़ता है कि ओ ये भी एक इलाका है, ये भी लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है, जिनके बारे में बात करने की जरूरत है, जिनके हकूक उनको दिलवाने की जरूरत है। बिलअमूम हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आजकल ये बात सुनने में आती है कि जी कश्मीरी जो हैं वो वहां पर अब खामोश हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं, ये है वो है। ऐसी बात नहीं है। हमारे कश्मीरी जो हैं वो हर कुछ अरसे बाद अपनी हिम्मत, अपनी जान और माल जमा करके तो फिर बड़ी ताकत के साथ बाहर निकलते हैं। अभी ये कुछ ही हफ्तों की बात है कि पूरी जो है हिंदुस्तान में कॉर्डन किया हुआ था। क्यों? क्योंकि एक दो मुजाहिदीन की उनको खबर मिल गई थी। भाई कितने मुजाहिदीन हैं, मैं खुद ही अपनी जुबान से कहते हैं 400-500, अपनी जुबान से क्या कहते हैं 400-500, और उनको पकड़ने के लिए उनको कितने लोगों की जरूरत है? 9 लाख से ज्यादा। उसमें फौज भी है, उसमें पैरामिलिट्री भी है, उसमें पुलिस भी है, उसमें उनके मुखबिर भी है, सारी दुनिया है। और उनसे ये गिनती के थोड़े से लोग नहीं पकड़े जाते जिनके पास बेहतरीन हथियार तक नहीं है, पुराने हथियार हैं। अफसोस की बात यह है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की मदद नहीं करते। अफसोस की बात यह है कि ज़बानी कलामी मदद के अलावा और भी तरीके हैं जिससे उनकी मदद करने की जरूरत है और हम पीछे हट चुके हैं। तो ये लम्हा फिक्र दरअसल हमारे लिए भी है। और अहम बात यह है कि बेस कैंप आजादी का कौन सा? आजाद जम्मू कश्मीर। आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को जो है अपना किरदार बेहतर करना पड़ेगा। जहां हम दूसरों की बात करते हैं, जहां हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, तो हमें अपना भी तो मतलब यानी कि अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि हुकूमत आजाद कश्मीर जो है वो क्या कर रही है, वो कितना कुछ कर रही है, और अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। हमें हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर को मजबूत करना पड़ेगा, इस हुकूमत को बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, ना सिर्फ लोकल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट
एक कश्मीरी को मिलती है जब वो कश्मीर के हकूक के बारे में बात करता है, वो दूसरों को नहीं मिल पाती। बहुत मेहनत करते हैं पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान अपना जो मौक़िफ़ है उस पर कायम है और दायम है। वक्त ये है कि जो आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी हैं, हम लोग उठें, हम बात करें। हमें अपने कश्मीरियों बहन भाइयों की आवाज़ बननी चाहिए, उनकी ताकत, उनका हाथ, उनका बाजू बनना चाहिए, उनका कलम हमें बनना चाहिए और उनका हथियार भी हमें ही बनना है। जी बिल्कुल शेख साहब, बड़ी अच्छी बात की फरजाना साहबा ने कि कश्मीरी माएँ जो है हर वक्त अपने हर बच्चे की जो है तहरीक आज़ादी के लिए, भारत के गाज़बान कब्ज़े से आज़ाद होने के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। और वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो अपने शौहरों को, अपने ख़ामदों को इस तहरीक में जो है वो उसको खो देने पर भी तैयार हैं। अपनी औलाद और अपने शौहर को खो देना, इससे बड़ा मैं समझता हूँ और कोई भी कुर्बानी या कोई सेक्रीफाइस का लेवल नहीं है। तो इस तरह की अगर जज्बात हैं कश्मीरियों के, तो भारत की 9 लाख फ़ौज तो क्या 2 करोड़ फ़ौजी भी काबू नहीं पा सकते इस तहरीक पे। देखिए, पहले तो जो ज़मीनी सूरत हाल है, मुझे ये बताइए क्या भारत ने अपने फ़ौजों में कोई कमी की है? नहीं की। नहीं, ये जो भारत का दावा है कि ज़मीनी सूरत हाल चेंज हुई है, ये सिर्फ झूठ पे मबनी है। बिल्कुल। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो फ़ौजों में इजाफा करता है, कमी कम नहीं और करती है। जो एहतजाज की कॉल हुई थी वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हुई। दूसरी जो बात आपने की है वो है हमारी जो माएँ और बहनें हैं, यानी तस्वुर से बाहर जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, और उसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह फरजाना साहिबा ने भी कहा है कि आपने दुनिया में पहली दफ़ा सुना होगा हाफ विडोज़, यानी अभी भी हमें पता है, हम जानते हैं अपनी उन बहनों को कि यानी जो अभी भी, या अपनी ऐसे माओं को जो अभी भी इस इंतज़ार में कि हमारा शौहर वापस आएगा। तो इसलिए जो है वहाँ की जो ख़वातीन का जो कुर्बानियाँ हैं वो बहुत हाई है। और हम देखते हैं इसी कुर्बानी के हवाले से हमारी जो बहनें हैं, आसिया बाजी है, नाहिद नसीन साहिबा है, फ़हमिदा साहिबा है, यानी और भी जो 32 हमारी जो बहनें हैं, ख़वातीन हैं, वो इस वक्त जेलों में हैं। यानी औरतों का जो वहाँ पे किरदार है, ख़वातीन का जो वहाँ पे किरदार है, वो बहुत ही शानदार भी रहा है। और इसी वजह से हिंदुस्तान की असल में फ्रस्ट्रेशन भी यही है। यानी आप देख लीजिए, हिंदुस्तान ने जुल्म और जबर का कौन सा वो हरबा है जो उसने वहाँ पे आजमाया नहीं है। यानी आप देख लीजिए, मोलेस्टेशन को भी उन्होंने वेपन ऑफ वॉर के तौर पे इस्तेमाल किया है। और उसके अलावा जब हम देखते हैं जो उनके जुल्म और पैलेट और बुलेट भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, यानी इवन कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल हुए हैं मकबूजा कश्मीर में। और इसके अलावा जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म किया गया है। हिरासती का तो जो अभी बात कर रही थी हमारी बहन, उस हवाले से जो है वीडियो, यानी आपने अगर बेवाओं की बात करेंगे तो 23,000 से ज़्यादा है। अगर आप हिरासती कत्ल करेंगे 7,000 से ज़्यादा है। अगर आप यतीम बच्चों की बात करेंगे यानी 1.5 लाख से ज़्यादा है। अगर आप शोहदा की बात करेंगे, सिर्फ मैं 88 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो 1 लाख से ज़्यादा है। यानी इतनी कुर्बानियाँ हैं। और भारत ने ये जो सद्भावना और दूसरे जो हरबे आजमाए हैं ताकि हम कश्मीरियों को ना इस तहरीक से दूर रखेंगे, उन्होंने वो हरबे आजमाए हैं। यानी भारत ने परसुएशन और मोटिवेशन का भी हरबा आजमाया है। उसके बावजूद भी जो है कश्मीरी जो है अपने हक खुद इरादत पे जो है डटे हुए हैं। ये जो इस वक्त टाइप ऑफ आर्जी, ये जो आप सूरत हाल देखते हैं, जिस तरह फरजाना साहिबा ने भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर में तहरीक छोड़ी है, नहीं, कश्मीरी कभी अपने हक खुद इरादत से दस्तबरदार नहीं होंगे। लेकिन भारत का जुल्म और जबर जो है और जो ताकत का फोर्स का जो इस्तेमाल है वो हाई लेवल पे है। तो लेकिन इसके बावजूद हम भारत को बताना चाहते हैं, आपके इस फोर्स के इस्तेमाल से, मोलेस्टेशन से, पैलेट से, बुलेट से, कीमियाई हथियार से, हिरासती कत्ल से आप कश्मीरियों के जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। और कश्मीरी तब तक अपनी जद्दोजहद को जारी व सारी रखेंगे जब तक उनका अपना हक खुद इरादत नहीं मिलता है। साहब, बस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं आपसे आखिरी सवाल कर लूँ कि एक बड़ा मारूफ जरीदा है भारत का, बिजनेस टुडे, उसने एक रिपोर्ट शायद की है। उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो कश्मीर में जो है अपने चैलेंजेस से जो निपटना था उनमें जब नाकाम हो गई है और तहरीक आज़ादी अपने पूरे जोबन पे है कश्मीर के लिए, तो अब भारतीय हुक्मरानों ने पाक फ़ौज और हुर्रियत रहनुमाओं को बदनाम करना शुरू कर दिया है और मुजाहिदीन के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो कि इसने मजम्मत की है बिजनेस टुडे ने, जो भारतीय जरीदा है।
اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چین ایک ایسا ہینڈ سیٹ بناتا ہے پاک فوج کے لیے الٹرا سیٹ جو کہ صرف پاک فوج استعمال کر سکتی ہے، اور یہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہاں مجاہدین سے جو امبش ہوئی ہے ادھر وہ برآمد ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ ہندوستان جو ہے جھوٹ بولنے میں پار ایکسلنس ہے. جی ہٹلر کے زمانے میں پروپاگینڈا کرنے کا جو ایکسپرٹ تھا گوبل، وہ اس وقت کا ایکسپرٹ جو تھا، یہ ہندوستانی جو ہے اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں یہ جھوٹ بولنے میں، یہ اپنی فلموں میں اپنے آپ کو ہیرو دکھانے میں اور پاکستان کو بدنام کرنے میں، مسلمانوں کو برا کیریکٹر دکھانے میں، یہ اپنے ہر طریقے سے جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے. کیونکہ اس میں جو ہے ہم اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ ان کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہ اس پر بہت محنت کرتی ہے، اور وہ حکومت جو لائن ان کو دیتی ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے. تو ساری دنیا چھوڑے، پاکستان کے اندر ہندوستان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر تو لوگوں کے دماغ خراب ہو رہے ہوتے، وہ اپنی حکومت اور اپنی فوج کے خلاف بات کر رہے ہوتے. تو یہ تو ہو رہا ہے، لیکن ہندوستان کی ایسی باتوں کو سن کون رہا ہے؟ اس کی ان باتوں پر یقین کون کر رہا ہے؟ اس کے دوست، صرف اس کے دوست. وہ کون ہے؟ یہ وہی ممالک ہیں جو کہ اپنے فائدے کے لیے انسانوں کو کہ بے دریغ قتل عام کو برا نہیں سمجھتے. یہ وہی حکومتیں ہیں جنہوں نے عراق کو تباہ کیا، جو سیریا کو تباہ کر رہی ہیں، جنہوں نے لیبیا کو تباہ کیا ہے، جو فلسطینیوں کو قتل کر رہی ہیں اپنے ہتھیار دے کر. وہ امریکہ ہے، وہ یو کے ہے اور فرانس ہے. وہ یہ سارے ڈیولپڈ سو کالڈ لیڈرز آف ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس، یہ وہ ظالم اقوام ہیں جو کہ یہ ظلم کر رہی ہیں، ہتھیار بناتے ہیں، بیچتے ہیں اس ملک کو. تو اس میں ہندوستان جو بھی کہے وہ ہمارے بہادر لوگوں کو جو کہ فریڈم فائٹرز ہیں، اور حق ہے ہمارے کشمیروں کا، ہمیں حق ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جنگ کریں، ہمیں حق ہے کہ ہم اپنی جان کو بچائیں، اپنے مال کو بچائیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے کشمیری جو بھی کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. ہم بالکل شرمندہ نہیں ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے پھر بھی لڑتے ہیں ہندوستان کی فوج سے. ہندوستان کا جھوٹ ہمیشہ بے نقاب ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کو جھوٹ سے، اس کو برائی سے، اس کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا. اس کی اونرشپ وہ امریکہ کا میڈیا لے گا، ہندوستان جو جس قسم کی بات کرے گا، اچھا، اور وہ بھی اپنی ضرورت کے حساب سے. یعنی کہ ہندوستان کی سرزنش ہوتی ہے، ہندوستان کے ہیومن رائٹس ریکارڈز کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک روتے ہوئے بچے کو آپ لالی پاپ پکڑا دیتے ہیں، جبکہ بچہ بھوکا ہے، اس کو کھانا ملنا چاہیے، بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے راضی کیا جاتا ہے، اور بہتر ہے کہ وہ منظور نظر ہے اور وہ بہترین ہے اور دنیا اس کے ساتھ ہے. وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اور بھی ملک ہیں جو کہ پہلے منظور نظر رہے ہیں، اور یوں ان کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے اور تباہ کیا جاتا ہے کہ پھر ان کا کوئی جو ہے مستقبل نظر نہیں آتا. تو وقت کی بات ہے. میں دعا گو ہوں کہ ہمارے جو کشمیری ہیں وہ اسی طرح سے باہمت رہیں، کیونکہ بہت مشکل وقت ہے. ان سے کسی بھی قسم کی جرت یا کوئی ایکٹیویٹی کرنا ہمارے لیے جو ہے ایک بہت ہی غلط ایکسپیکٹیشن ہوگی. لیکن ان کو سلام ہے کہ وہ اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور یاد رکھیے کہ وہ اپنے موقف سے اس لیے پیچھے ہٹ نہیں رہے کیونکہ ہندوستان، اس کی حکومت اور اس کی جو فوج ہے وہ ظلم کرتی ہے کشمیریوں پر. بہت شکریہ. پاگل نہیں ہے کہ جو بلا وجہ ایسا کرتے. تھینک یو ویری مچ. فرزانہ یعقوب خان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں، آزاد جموں کشمیر کی سابق وزیر سماجی بہبود اور ترقی 10واں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر ہویت رہنما شیخ عبدالمتین صاحب، چیئرمین آل پارٹیز ود کانفرنس مسرت عالم بٹ صاحب کے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو. بہت شکریہ. آپ لوگ دیکھتے رہیے A1 ٹیلی ویژن.